द बिग पिक्चर विद आरकेएम में हमारे साथ में जुड़ गए हैं रविकांत मित्तल सर, IBS24 के एडिटर इन चीफ। रवि जी, कल मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हुए, इस पर हमने रिपोर्ट दिखाई और आज मोदी कैबिनेट ने 2014 का अपना वायदा निभाते हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पास कर दी और इसके साथ इसके दूरगामी परिणाम और व्यवहारिक पहलू पर एक डिबेट हमने देखी दिन भर, देशव्यापी बहस। आखिर इस फैसले की बिग पिक्चर कहती क्या है? देखिए, आज के इस कैबिनेट फैसले से नरेंद्र मोदी का जो एक और सपना था या यूँ कहें कि एक एजेंडा था कि एक देश एक चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन वो करवाना चाहते हैं, उसकी पहल शुरू हो गई है, उसको मूर्त रूप मिलना शुरू हो गया है। हालांकि ये कवायद काफ़ी समय से चल रही थी। पिछले टर्म में जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप भी दी है। और जब इस बार 15 अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से मोदी ने एक बार बहुत पुरजोर तरफदारी की थी वन नेशन वन इलेक्शन की, और अभी जब 100 दिन पूरे हुए तब भी इस बात की चर्चा आई और आज ये कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया कि भाई इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। अब ये जो कैबिनेट में पास किया गया, ये सबसे आसान स्टेप है, ये सबसे एकदम आसान है क्योंकि कैबिनेट का मंशा थी, उनने पास कर दिया। अब जो है, अब चीज़ें शुरू होती हैं क्योंकि इसको कानून बनने में और इस देश में एक साथ चुनाव होने में अभी बहुत सारी बाधाएं हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी इन बाधाओं को या मोदी सरकार इन बाधाओं को कैसे पार करती है। हालांकि अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो मेजॉरिटी है, लेकिन चूंकि ये संविधान संशोधन है तो इसमें कई राज्यों की भी अनुमति लेनी होगी, हालांकि उस पर भी बहस है। तो अभी ये आने समय में देखना होगा, दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो बाधाएं हैं या किस तरीके से 2029 में ये जो सपना है मोदी का वो पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता। अब वन नेशन वन इलेक्शन से क्या हो जाएगा, क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप है, ये देश को आगे ले जाने वाला स्टेप है और ये जरूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इस देश ने वन नेशन वन इलेक्शन या एक साथ चुनाव देखे नहीं हैं, ये 67 तक ऐसा होता आया है, लेकिन उसके बाद कई कारणों की वजह से नहीं हो पाए और अभी भी इस तरह की बाधाएं सामने रहेंगी जो पिछले कारण थे। तो उन सब का क्या सलूशन होगा, उनका क्या समाधान होगा, यही सब जब पार्लियामेंट में बिल पास होगा, जब उसके ऊपर बहस होगी या कोई कमेटी उसके बाद और बनती है, तो उसमें ये सब निकल के आएगा कि उन समाधानों को कैसे, उन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। लेकिन इससे होगा क्या? तो मुझे मोटा मोटी 3 इससे बहुत बड़े असर आएंगे देश में। सबसे पहला, आर्थिक बचत। अब मैं आपको बताऊं कि जो 2024 की इलेक्शन है, एक अनुमान के अनुसार, लोकसभा इलेक्शन, एक अनुमान के अनुसार उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया, जिसमें कि और कुछ अनुमान तो 1.25 लाख करोड़ के खर्चे का भी बता रहे हैं, जिसमें कि निर्वाचन आयोग, सरकार और पार्टियों का खर्चा शामिल है। तो ये जो खर्चा आता है ये केवल लोकसभा इलेक्शन में आया। अब उससे पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, अब 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव फिर हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये खर्चा लगातार मल्टीप्लाई होता जाता है क्योंकि हर विंग, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे सरकार हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, उनको फिर नए तरीके से ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो ईवीएम लगाने को हो, चाहे वो सुरक्षा बलों का इधर से उधर जाना हो, पार्टियों का प्रचार हो चुनाव के लिए। तो ये सारा खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर चुनाव एक साथ होंगे, हर राज्य और देश का लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा, तो ये खर्चा कम हो सकता है क्योंकि खर्चा केवल एक बार ही करना पड़ेगा, चाहे वो प्रशासनिक मशीनरी हो, चाहे वो चुनाव आयोग का खर्चा हो या फिर पार्टियों का खर्चा हो। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा आर्थिक बचत के लिए या राजकोषीय बचत के लिए, जो राजकोषीय खर्चा होता है। दूसरा, आचार संहिता का बार बार लगना। अब मैं केवल आपको एग्जाम्पल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल से ही बताता हूं कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव हुए, उस समय लगभग 3 महीने तक आचार संहिता लगी रही। अभी जुमे सरकार बनी ही थी और सरकार सोचती कि मैं कैसे काम करूं, चूंकि सरकार बदली, एक नई सरकार आई, वो समझती तब तक लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लग गई। अब लोकसभा चुनावों की आचार संहिता भी 3 महीने चली। तो आप ये समझिए कि चुनाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो शुरू हुए थे सितंबर अक्टूबर में, वो जून जुलाई तक आते आते वो केवल आचार संहिता में ही निकल गए। और आचार संहिता में वैसे तो अगर आप देखा जाए तो केवल इतना एक बहुत नियम है कि आप कोई नया निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन जब सरकार ही नहीं बनी हो तो उसे तो निर्णय ही सारे नए लेने हैं।
भाई अगर कोई पुरानी सरकार चल रही हो और बीच का इलेक्शन हो तो समझ में आता है। तो कोई भी निर्णय, लेकिन होता क्या है कि भले ही इस फाइन प्रिंट को कोई नहीं पढ़ता और सरकार पूरा ठप होकर बैठ जाती है, कोई भी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो भी कोई काम नहीं करते, जबकि ऐसी काम करने की कोई मनाही नहीं है। जो काम चल रहे हों, जो योजनाएं चल रही हों, वो सुचारू रूप से चल सकती हैं केवल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। और आप ये मानिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा तो एमपीसीजी में लगभग 6 से 8 महीने तक सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई निर्णय नहीं हुए, कोई काम नहीं हुए, पूरी तरीके से प्रशासन ठप रहा। तो अब अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे बहुत हमको छुटकारा मिल जाएगा कि भैया एक बार आचार संहिता लग गई, आप 3 महीने के अंदर पूरे इलेक्शन हो गए और 1 तारीख पे हो गए या एक ड्यूरेशन में हो गए, तब तक लगी रही। अब आप सरकार चुन ली गई है, राज्य की भी चुन ली गई है, देश की भी चुन ली गई है, अब आप काम करिए अपने विकास कार्य जो आपने सरकार चुनावों में वादे दे दे के आती है उसको अब आप लागू करिए। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तीसरा, जो प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर हमेशा से दबाव रहता है चुनावों को लेकर, क्योंकि देखिए लोकसभा में तो पूरे देश में ही जितना भी प्रशासनिक अमला है उसको और सुरक्षा बलों को पूरे देश में उस समय अपनी ड्यूटी बजानी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग फेजेस में होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कई बार इस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं इलेक्शन कराने, तो वो एक तरीके से पूरा एक दबाव रहता है। फिर जब राज्यों के अलग अलग होते हैं तो कई राज्यों में दूसरे राज्यों से भी भेजे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वर की तरह हों, चाहे चुनाव करने के लिए हों। तो इस तरीके का जो प्रशासनिक अमले पे और सुरक्षा बलों पर, क्योंकि सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगती है सुरक्षा के लिए, उनको इधर से उधर ले जाना पड़ता है, तो ये जो दबाव होता है इस पे ये बहुत एक कम हो जाएगा। क्या है कि अब आपने इलेक्शन कराने हैं, सुचारू रूप से कराने हैं, सुरक्षित होने चाहिए, कहीं उधम ना हो जाए। तो अब वो चुनाव होने के बाद तक और उससे थोड़े समय पहले तक ये सारा, क्योंकि ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, तो ये सारा जो दबाव रहता है वो भी एक निश्चित समय के लिए रह जाएगा जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो राजनीतिक तौर पर जो है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि यार भारत में तो लगातार चुनाव होते रहते हैं, अभी भी आप उदाहरण देख लीजिए, पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 4 राज्यों के इलेक्शन चल रहे थे, फिर अप्रैल मई जून में लोकसभा के चुनाव हुए, और अभी हम फिर देख रहे हैं कि 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। अभी ये खत्म होंगे नहीं कि नवंबर में फिर से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो जाएंगे, वो खत्म होंगे नहीं कि दिल्ली के चुनाव आ जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में हमेशा चुनाव ही हो रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो नेता जाते हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं वो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति क्या अनर्गल प्रचार होता है, कुछ भी बोलते हैं। तो एक राजनीतिक जो माहौल है जो जिस तरीके से खराब होता है, जिस तरीके की बयानबाजी होती है, वो एक बार होकर सिमट जाएगी। भैया आपने एक दूसरे को जो गरियाना था गरिया लिया, जो अच्छा बोलना था बुरा बोलना था बोल लिया, अब आप चुन लिए गए हैं, जिसको जनता ने वोट दे दिया, अब आप अपना जिसको भी जिता के लाए हैं वो शासन संभाले, काम करे, और अब आप काम पे लगी। और देश के विकास, तो देश का विकास सुचारू रूप से हो सके, लगातार उसमें कोई बाधा ना आए, खर्चा कम हो और प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर जो दबाव है वो कम हो, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और मैं इसको पूरी तरीके से मैं सपोर्ट करता हूं। वाकई 1 नेशन 1 इलेक्शन देश की मांग लगता है, विकास में इसका काफ़ी सहयोग हो सकता है, क्योंकि बहुत से खर्चे और बहुत सा वक्त, बहुत सा श्रम इससे बच सकता है। लेकिन क्या ये आसान रह पाएगा और कैसे इस चैलेंज को पूरा करेंगे मोदी 3.0 के तमाम सदस्य मिलकर, ये देखना होगा टीम लीडर्स के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आज की बिग पिक्चर पर चर्चा के लिए।